हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास में वी कैलकुलेटेड द सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। आज हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसके लिए? कंटिन्यूस मास सिस्टम। जैसे कि ये मार्कर है आपके सामने, इसमें हर जगह मास रखा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटिन्यूस मास। ये डस्टर है बच्चों, इसमें हर जगह मास है। ये भी क्या है? एक कंटिन्यूस मास। कोई रॉड है आपके पास, रॉड में हर जगह मास रखा होता है। व्हाट इज इट? अ कंटिन्यूस मास। अ रिंग है, रिंग का सारा मास कहाँ पे होता है? उसके पेरिफेरी पे, हर जगह मास है। व्हाट इज इट? अ कंटिन्यूस मास। और एग्जांपल्स, डिस्क, डिस्क में तो पूरा अंदर तक मास होता है हर जगह, ये भी क्या है? एक कंटिन्यूस मास। हॉलो स्फीयर, सरफेस पे मास होता है पर पूरी हर जगह मास है, ये भी क्या है बच्चों? एक कंटिन्यूस मास। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर, इसमें पूरे वॉल्यूम में अंदर तक मास होता है, ये भी क्या है? आपका कंटिन्यूस मास। क्लियर है बात? तो कंटिन्यूस मास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म है बच्चों जिसका नाम है क्या? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर का क्या मतलब होता है? लेंथ। मींस इसमें जो भी मास है वो किसके अलोंग है? ओनली अलोंग द लेंथ। हम बोल देते हैं ये 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ये 2D के लिए भी हो सकती है, क्योंकि मास सिर्फ किस पे होना चाहिए? लेंथ पे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है? लीनियर मास डेंसिटी। मींस मास पर यूनिट लेंथ। बॉडी का पूरा मास डिवाइडेड बाय 2, पूरी लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास आ जाएगा। ये दिस विल बी मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है? किन के लिए है? 1D एंड 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब सिर्फ वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनके पास सिर्फ लेंथ होती है। अब आप कहेंगे 2D के पास कैसे लेंथ है? देखते हैं। रॉड, रॉड की थिकनेस को हम 0 मानते हैं, तो रॉड के पास सिर्फ क्या है? एक लेंथ। रिंग 2D ऑब्जेक्ट है, सारा मास इसका तो सिर्फ एक लेंथ पे ही है ना, इस लेंथ पे, सरकमफ्रेंस पे। तो इसके लिए भी आप क्या डिफाइन करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है? तो जिनके पास लेंथ है उनके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का मास। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास एरिया हो, ये 2D एंड 3D बॉडीज हो सकती हैं, उनके लिए क्या डिफाइन किया जाता है? सरफेस मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा से जनरली डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? मास डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज एक यूनिट एरिया का मास। एक यूनिट एरिया का कितना मास होगा? कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके पास सिर्फ एरिया है? बच्चों यहाँ पे रिंग नहीं लिखेंगे, अब क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे डिस्क आएगा, प्लेट, हॉलो स्फीयर। डिस्क में पूरे डिस्क वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हर जगह मास है, ये अंदर तक। हॉलो स्फीयर, उसके सिर्फ सरफेस पे ही मास होता है। तो दैट केस में, इस केस में भी हम क्या डिफाइन करेंगे? मास पर यूनिट एरिया। समझ में आ रही है बात? थर्ड, वो वाली बॉडीज जिनके पास वॉल्यूम होता है 3D। वॉल्यूम तो आप कहोगे हॉलो स्फीयर में भी है, कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है, मींस मटेरियल पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है अंदर तक। ऐसी बॉडीज की बात हो रही है। वॉल्यूम मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जनरली रो से डिनोट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर है? इन ऑब्जेक्ट्स के लिए लिख भी सकते हैं, मान लें इन सबका मास है m। रॉड सिर्फ लेंथ होती है, क्या लिखेंगे इसके लिए? मास। अगर इसकी लेंथ L है तो L। इसका रेडियस रिंग का अगर R है तो इसके लिए लैम्डा क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। कितनी है इसकी यूनिट लेंथ? 2πr है इसकी टोटल लेंथ।
डिस्क के लिए क्या लिखा जाता है? मास पर यूनिट एरिया। इसका रेडियस r मान लीजिए, तो इसके लिए सिग्मा आ जाएगा मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है बच्चों इसका? पाई r स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का भी एरिया में ही मास होता है, तो सिग्मा विल बी मास पर यूनिट एरिया 4 पाई r स्क्वायर, अगर इसका रेडियस है r। सॉलिड स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करते हैं इसके लिए? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके लिए आएगा मास, रेडियस है इसका मान लेते हैं r, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³। तो बच्चों इतनी बात को अच्छे से समझ गए हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि सिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट का सारा मास हम कहाँ पे रख सकते हैं? उसके सेंटर पे, वहीं पे सेंटर ऑफ मास लाया करेगा। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको जल्दी से नोट करें। तो बच्चों लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। एक स्क्वायर प्लेट है और एक डिस्क है। जितनी बड़ी इसकी साइड है उतना ही इसका डायमीटर है, और साथ में क्या गिवन है? दे हैव सेम मास पर यूनिट एरिया। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है सिस्टम का, कहाँ से? दे आर लोकेट सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ से। ठीक है बच्चों, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों सिमिट्रिकल बॉडीज हैं। सिमिट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? उनके सेंटर पे। स्क्वायर प्लेट का मास मान लेते हैं m1, इस डिस्क का मास मान लेते हैं m2। दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम है, बाद में यूज करेंगे इसको। ये लाइन होगी इन दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली, इसी पे लाया करेगा सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे m1 रखा है, यहाँ पे m2 रखा है। इसकी साइड मान लेते हैं है a, तो इसका डायमीटर भी है प्यारे बच्चों a। तो ये लेंथ टोटल कितनी हो गई? a/2 प्लस a/2 a। तो इस कोऑर्डिनेट को मान लीजिए 0,0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। इतनी बात तो बहुत इजी है। तो इसी लाइन पे लाए करना है आपका सेंटर ऑफ मास। तो XCM इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया था, ओरिजिन पे रख दीजिए एक ऑब्जेक्ट का, कैलकुलेशन इजी होगी। तो बच्चों फर्स्ट मास इज हाउ मच? m1, x कोऑर्डिनेट 0। दूसरा मास m2, x कोऑर्डिनेट a अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहाँ से XCM आ जाएगा आप लोगों के पास m2a अपॉन m1 प्लस m2। XCM आ गया बच्चों। अब दिक्कत क्या है क्वेश्चन में? ना m2 दिया है, ना आपको m1 और m2, ये कुछ भी गिवन नहीं है। इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इनका दोनों का क्या सेम है? मास पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो इसका भी मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तो सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो मास क्या होता है? सिग्मा इंटू ए, यही आ जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लेट का मास निकाल लें, m1 माना था, सिग्मा इंटू इसका एरिया साइड स्क्वायर। ऐसे ही डिस्क का मास निकाल लें, सिग्मा इंटू डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर। r कितना है बच्चों? और इसका a/2, तो पाई r स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ऐसा करें m1 m2 की वैल्यूज उठा के यहाँ रख दें। तो XCM इज हाउ मच? आपको साइड पहले से गिवन थी, साइड A है ना। XCM इज पहला मास m2 सिग्मा a²/4, ठीक है, इंटू a डिवाइडेड बाय हेट m1 प्लस m2। तो नीचे दोनों को रख दें, सिग्मा a² प्लस
पाई आर स्क्वायर होता है ना बच्चों, ये पाई रह गया था तो m2 में पाई भी आएगा साथ में, पाई सिग्मा a स्क्वायर बाय 4 m2a अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों बात? इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, पाई a बाय 4 अपॉन 1 प्लस पाई बाय 4। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, पाई a बाय 4 अपॉन 4 प्लस पाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज पाई a अपॉन 4 प्लस पाई। ए गिवन था, बाकी सब कांस्टेंट है, एक ही टर्म में आंसर आ गया। सिंपल है क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट सब क्वेश्चंस में यूज होगा? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको आता ही है। ये आपको मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान में रखना है। नोट करें इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास निकालना, एक यूनिफॉर्म प्लेट है ये। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? एक सिमेट्रिकल होता तब तो सेंटर पे लाई कर जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ऐसे इसको 3 प्लेट्स में डिवाइड करते हैं। ये साइड है A, टोटल है 2A, तो ये भी A हो जाएगा। ये हाइट है 2A, ये है A, तो ये भी A हो जाएगा। नाउ वी आर हैविंग 3 प्लेट्स, 1, 2 एंड 3। 3 स्क्वायर प्लेट्स हैं आपके पास, तीनों का मास m मान लीजिए, मास m ईच। ठीक है बच्चों, तो तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाए करेगा? उनके सेंटर पे। तो यहाँ पे इसका और इसके सेंटर पे यहाँ इसका। क्लियर है बात? ये साइड कितनी है? A, तो सेंटर ऑफ मास उसके हाफ पे। इसको अभी 0,0 मान लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं मानते, हमारे को यहाँ से निकालना है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये कितना है बच्चों साइड? टोटल ये A, आधा सेंटर ऑफ मास के लिए A/2, हाइट भी A/2, तो दिस विल बी A/2, A/2। इजी बच्चों। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से देखिए, ये A, फर्दर A/2, तो x कोऑर्डिनेट 3A/2 और हाइट तो वही है A/2। ठीक, थर्ड प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहां तक A, फिर A/2, तो y कोऑर्डिनेट A/2, y कोऑर्डिनेट 3A/2 और x कोऑर्डिनेट यही A/2, तो A/2, 3A/2। सबका कोऑर्डिनेट निकल गया। फॉर्मूला लगा दें, x में अलग, y में अलग। XCM इज पहला मास m, उसका x कोऑर्डिनेट A/2, दूसरा मास भी m, इसका x कोऑर्डिनेट 3A/2, थर्ड मास भी m और इसका x कोऑर्डिनेट A/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 + 1 + 1 5 m A/2 अपॉन 3m, यह आ जाएगा बच्चों A/6। ठीक है, सॉरी कितना? 5A/6। ऐसे ही सेम वे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल लीजिए। पहला मास m, इसका y कोऑर्डिनेट A/2, दूसरा मास m, इसका भी y कोऑर्डिनेट A/2, तीसरा मास भी m, इसका y कोऑर्डिनेट 3A/2 अपॉन टोटल मास 3m, यह आ गया 5m A/2 अपॉन 3m, कैंसिल होके आ गया बच्चों 5A/6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज x कोऑर्डिनेट भी 5A/6 और y कोऑर्डिनेट भी
5a/6। ईजी है बच्चों, नोट करें। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह देखने को टेस्ट वगैरह में मिलेगा। क्या कहता है क्वेश्चन? फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r a small disk of radius r/2 is cut as shown. Find center of mass of remaining part. देखें बच्चों, क्वेश्चन का डायग्राम आपको गिवन है। एक ये डिस्क है, कितने रेडियस की? r रेडियस की। अब इस डिस्क में यहाँ से टच करते हुए और इसको इधर से टच करते हुए एक इतना पार्ट कट कर दिया डिस्क की शेप में ही। ये कितना डायमीटर हो जाएगा? रेडियस के बराबर। इसका रेडियस कितना होगा? r/2। इसको कट कर दिया, मतलब जो ये वाला पार्ट है उसी में मास बचा। इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है आपने। ट्रिक लगती है छोटी सी करने में, देखें। मान लें लेट m1 इज मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। कौन सा रिमेनिंग पार्ट? जो कट के बचा है, इसको काट के जो ये वाला पार्ट बचा है इसका। लेट m2 इज मास ऑफ कट आउट पार्ट। कट आउट पार्ट कौन सा? ये वाला। इसका मास मान लिया है m2, ये जो इसके अंदर आएगा, और इसका मास मान लिया है m1। अब क्या कहता है? कहता है ऐसा करो, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक रिमेनिंग पार्ट, एक कट आउट पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट और ये कट आउट पार्ट। कट आउट पार्ट को निकाल लिया था, उठा के वापस यहां रख दो। दो ऑब्जेक्ट से एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी। कौन से दो ऑब्जेक्ट्स? रिमेनिंग पार्ट और कट आउट पार्ट। इनसे क्या बन गया? एक कंप्लीट डिस्क। कंप्लीट डिस्क का सेंटर कहाँ लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास पे। इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो कट आउट पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, r/2, 0 पे। रिमेनिंग पार्ट का फिर कहीं इस तरफ आ जाएगा, वो देखते हैं कितना इधर आएगा। कैसे देखें? देखो, आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दोनों का मिला के पूरी डिस्क हो गई, वो कितना है? 0 इज इक्वल टू पहला मास कौन सा? m1। कौन है ये? कट आउट पार्ट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अभी निकालना है, x मान लेते हैं। सॉरी, ये रिमेनिंग पार्ट है आपका। कट आउट पार्ट m2। कट आउट पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? r/2 पे, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 इधर जाके हो गया 0, तो x आ गया आपके पास माइनस ऑफ m2/m1 इंटू r/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? m1 और m2 गिवन नहीं है। m मान लेता हूं मैं टोटल मास। m क्या मान लिया बच्चों मैंने? टोटल मास। तो अगर मैं यहां पे लिखूं मास अपॉन πr², व्हाट इज दिस? मास पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का मास। अगर मैं उसको ये m2 जो कट आउट पार्ट है इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो m2 आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? कट आउट पार्ट के एरिया से।
पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है उसका r/2। व्हाट विल बी दिस बच्चों, m2। तो पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, m2 इज m/4। तो m1 क्या आ जाएगा, इसमें से टोटल में से कट आउट को माइनस कर दें, रिमेनिंग आ जाएगा 3m/4। वेरी इजी, रखें वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास इज माइनस ऑफ m2 m/4, ठीक है, इंटू r/2 डिवाइडेड बाय आपका m1 कितना है 3m/4। m/4 से m/4 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ r/6। माइनस क्या शो करता है, कहीं यहाँ पे होगा रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। इजी है बच्चों, समझ गए, नोट करें। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आपको और कराता हूं जिससे और अच्छे से समझें आप। बच्चों अब क्या है आपके पास, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस r, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कट। रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो क्या डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा जैसे अब आपके पास देख लें। इस बार ये डिस्क नहीं बोल के क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड स्फीयर। यहां से इतना पार्ट इसमें से काट लिया गया, टोटल रेडियस था r, इसका रेडियस r/2, दिस इज अ कट आउट पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है। सेम कॉन्सेप्ट, आपने मान लिया लेट m1 इज द मास ऑफ, किसका मास मान लिया m1, ये रिमेनिंग पार्ट का, m2 इस कट आउट पार्ट का। इस बार कट आउट पार्ट क्या है, स्फीयर, ठीक है। आपने क्या किया, कट आउट पार्ट को निकाल लिया था काट के बाहर, वापस रख दिया, पूरा स्फीयर कंप्लीट हो गया। दो ऑब्जेक्ट से ये स्फीयर बना है, एक ये रिमेनिंग पार्ट और एक ये कट आउट पार्ट। जब पूरा स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसके बीचों बीच। ये कट आउट पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, r/2, 0। बाकी पार्ट का आपको बताना है। सेम फॉर्मूला बच्चों, xcm इज m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 0, m1 क्या है आपका रिमेनिंग पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है अभी, x मान लीजिए, m2 कट आउट पार्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, इसका r/2 पे, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहाँ से बच्चों वही आ गया x माइनस ऑफ m2 बाय m1 इंटू r/2। अब m1 m2 दिए नहीं है, निकालने हैं। कैसे निकालें, टोटल का मास मान लिया आपने कितना, m। तो बच्चों m अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों, क्योंकि स्फीयर है, 3D बॉडी, पूरे में मास है इसमें 4/3 पाई r³। ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं ये कट आउट पार्ट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट आउट पार्ट का मास आ जाएगा। तो बच्चों m2 विल बी दिस इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। कितना रेडियस है इसका, r/2। तो m2 आ गया आपके पास m/8। तो m1 कितना हो जाएगा, m माइनस m2 7m/8। ईजी है बच्चों, प्लग इन द वैल्यूज। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 विच इज m/8 अपॉन m1 विच इज 7m/8 डिवाइड इंटू r/2। m/8 कैंसिल हो गया, x आ जाएगा माइनस ऑफ r/14। बच्चों आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि रॉड, आपका हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हेमिस्फीयर, सॉलिड और हॉलो। वो पूरा हम लोग इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखें, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करें। बाय बाय, टेक केयर।